welcome to the Code Yourself Academy. Here in this video, we are going to start our next unit of knowledge management, your unit third, and the name of the unit is multi-dimensional analysis. So अभी हम थोड़ा सा multi-dimensional analysis क्या होती है ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे, राइट? तो सबसे पहले इसकी definition है, हम उसी से ही start करेंगे कि डेफिनेशन में आप इसको क्या समझे. सो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग OLAP, जिसका छोटा सा रिव्यू हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था. इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, है ना. जब भी आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को देखना होता है तब हम मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं, राइट. तो आगे देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द क्रिएशन, शेयरिंग, यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. थिंक ऑफ इट एज अ वे टू स्लाइस एंड डाइस KM डेटा लाइक अ रूबिक्स क्यूब टू रिवील हिडन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, राइट. तो यहाँ पे आपको ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक रूबिक क्यूब देखा होगा तो वहां पर क्या होता है कि आप लोग इस तरीके से जो क्यूब है उसके साथ खेलते हैं कि आपको बहुत सारे नए नए पैटर्न्स दिखते हैं, नई नई चीजें दिखाई देती हैं, राइट. तो इसी तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस में भी यही कर रहे होते हैं कि आपको यहाँ पर नॉलेज जो है ना उसको आप इसी तरीके से ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आपको उसमें उसका अंदर का नया इंसाइट्स देखने को मिलते हैं. करेंगे यहाँ पर नाउ सी नॉलेज मैनेजमेंट हायरार्की. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं. तो सबसे पहले है आपके पास नॉलेज डोमेन. सो नॉलेज डोमेन में कि आपकी जो नॉलेज है वो कहाँ पर रहेगी, है ना. आपकी जो नॉलेज है वो कहाँ पर रहेगी. देन है आपके पास नॉलेज का टाइप कि आपके पास किस टाइप की नॉलेज है जो कि आपको मैनेज करनी है. देन है आपके पास नॉलेज यूजर कि जो कौन लोग हैं जो कि उस नॉलेज को यूज करने वाले हैं, कि उसको कौन एक्सेस करेंगे, कौन उसको यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पर वो सारी चीजें हैं. देन है आपके पास नॉलेज सोर्स, है ना, कि आपके जो नॉलेज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो ये सारी चीजें जब आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे ना उससे पहले आपको ये पता होनी चाहिए. उसके बाद है आपके पास नॉलेज एक्टिविटी, राइट, कि आपकी जो नॉलेज है उसके ऊपर आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे. देन है आपके पास टाइम पीरियड कि ये जो नॉलेज है कितने टाइम के लिए वो नॉलेज वैलिड है या फिर किस टाइम के लिए वो अकर करेगी एक्टिविटी, ये सारी चीजें. नाउ सी बिजनेस आउटकम और उस नॉलेज का क्या इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस में, हम यहाँ पर वो भी देखेंगे. नाउ सी हाउ मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस एनहांसेस KM, है ना. तो हम यहाँ पे बेसिकली इसका एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई नॉलेज गैप्स. तो जो आपका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस होती है वो आपके जो नॉलेज गैप्स होता है ना उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. तो इसको पढ़ते हैं. व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सर्च टॉपिक्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड व्हाट नॉलेज टाइप्स आर नॉट readily available, right. So combining knowledge domain and type and search activity, right. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास which departments struggle the most with finding relevant information related to regulatory compliance, combining knowledge domain, knowledge user and retrieval activity. तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो नॉलेज के गैप्स है ना यहाँ पर आप उसको फिल करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस क्वेश्चंस, है ना. कि समझिए ये एक एग्जांपल है आपके पास कि जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली सर्च्ड टॉपिक है ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो क्या हो सकता है और कि जो नॉलेज टाइप है वो रेडिली अवेलेबल थी या फिर नहीं. तो यहाँ पर आप लोग क्या करें कि आपके जो नॉलेज का डोमेन है यहाँ पे देखें आप नॉलेज का डोमेन, राइट, और आपका नॉलेज का टाइप और आपकी जो सर्च एक्टिविटी, नॉलेज का टाइप और आपकी जो सर्च एक्टिविटी है आपने उसको कंबाइन किया, राइट. तो उसकी हेल्प से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. तो यानी कि आपके जो सिस्टम है ना उसमें क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, उसमें क्या क्या इंसाइट्स हैं, क्या क्या गैप्स हैं, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस. और सी ऑप्टिमाइज नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन. यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जितनी भी नॉलेज की जो शेयरिंग है, राइट, और आपका जो कोलैबोरेशन है आप उसको और ज्यादा इनहेंस कर पाते हैं. सो विच एम्प्लॉयज आर मोस्ट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस रेसिपी इन इंजीनियरिंग. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप नॉलेज डोमेन को कंबाइन करेंगे, नॉलेज यूजर को कंबाइन करेंगे, नॉलेज टाइप को कंबाइन करेंगे और आप शेयरिंग एक्टिविटी या फिर क्रिएशन एक्टिविटी को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. सो व्हाट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर नॉलेज शेयरिंग अमंग रिमोट टीम्स, राइट. तो यहाँ पर भी आप इन सारी एक्टिविटीज को जब कंबाइन करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज की शेयरिंग है और जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ जाता है. नाउ सी मेजर द इम्पैक्ट ऑफ KM इनिशिएटिव्स. तो जो नॉलेज मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स थे उनका क्या क्या मेजर था, उनका क्या क्या इम्पैक्ट था,
मेजर द इम्पैक्ट ऑफ केएम इनिशिएटिव्स, तो जो केएम के इनिशिएटिव्स थे उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा, है ना, उसको ये मेजर करती है। डिड द न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लीन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी इन द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ओवर द पास्ट क्वार्टर, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किस किस तरीके से दे सकते हैं, बाय कंबाइनिंग नॉलेज डोमेन, ट्रेनिंग मटेरियल, बिजनेस आउटकम एंड टाइम पीरियड। तो जो वर्ड्स आप लोग पढ़ रहे हैं ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं स्टार्टिंग में ही, राइट। तो इस तरीके से आप जो आपका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है उसको यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देन है आपके पास पर्सनलाइज नॉलेज एक्सेस, right, what knowledge resources are most relevant to a new employee in the sales department based on their role and training history। अगर आप ऐसा कुछ सवाल पूछते हैं तो उसका भी आंसर आप बाय यूजिंग नॉलेज यूजर, नॉलेज डोमेन एंड नॉलेज टाइप एंड रोल, आप इसका यूज करके आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जो नॉलेज एक्सेस है ना वो पर्सनलाइज नॉलेज एक्सेस भी आपको पता चल जाएगी। और सी इम्प्रूव नॉलेज एसेट मैनेजमेंट, which knowledge assets are most frequently accessed but haven't been updated in the past years। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो भी आपकी जो मैनेजमेंट है आप वो करें, नॉलेज एसेट जो आपके पास नॉलेज पड़ी हुई है नॉलेज का यहाँ पर क्या करें, मैनेजमेंट करें। तो आप क्या सवाल पूछेंगे कि कौन सी ऐसी नॉलेज एसेट है जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड है या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है और वो पास्ट ईयर्स में अपडेट नहीं हुई है। तो इन सवालों के जवाब दे करके जो कि आपका जवाब मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस दे सकती है, आप अपना जो है नॉलेज मैनेजमेंट को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, राइट। सो हियर द वही जो सब मैंने आपको पढ़ाया था ये सब वही है, दोबारा से आप इनको पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपकी बहुत ज्यादा ही हेल्प करेंगे। नाउ सी अनवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर ये कुछ बेनिफिट्स हैं, तो वही आपका इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इनहेंस नॉलेज शेयरिंग, इंक्रीज एफिशिएंसी, बेटर नॉलेज एसेट मैनेजमेंट, डेमोन्स्ट्रेटेड आरओआई ऑफ केएम इन्वेस्टमेंट, प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज नीड्स, राइट। तो ये सारे आपके मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के बेनिफिट्स हैं। नाउ सी मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूबिंग, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग कर रहे हैं। सो इट इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग OLAP एंड अ कॉर्नर स्टोन फॉर परफॉर्मिंग मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। जब तक आप लोग एक क्यूब ही नहीं बनाएंगे तो आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हम एक क्यूब बनाएंगे, राइट, कुछ इस तरीके से आपका मैं, तो ये आपका एक क्यूब हो गया। तो यहाँ पर जब तक आप एक क्यूबिंग नहीं करेंगे, राइट, एक क्यूब बनाना होगा उसके बाद ही आपका जो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है वो आगे बढ़ेगी, राइट। तो आप इसको एक सेल की तरह समझे पूरे आपके मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस का। Now it provides a way to pre-compute and store aggregated data across multiple dimensions, enabling fast and efficient querying for business intelligence and data exploration. Imagine it as a building a multi-dimensional structure where each cell holds an aggregated value calculated based on the combination of dimensions that define its location. So I hope आपको क्यूबिंग समझ आया कि डेटा क्यूबिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक क्यूब बना रहे होते हैं जिसके अंदर इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई होगी, है ना, बहुत सारी नॉलेज होगी जो कि आपका पूरा डायमेंशन को फॉर्म करने में हेल्पफुल होगी। ये एक सेल की तरह होगा एक पूरे ही मल्टी डायमेंशनल बिल्डिंग का। ओके फाइन। नाउ से कंसेप्चुअल मॉडल, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, डायमेंशंस, मेजर, सेल्स, हायरार्कीज, ये आपके डेटा क्यूब के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डायमेंशंस होते हैं। इट रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा, राइट। तो आपका जो क्यूब है ना उसमें क्या क्या डेटा के टाइप्स हो सकते हैं ये यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले आपके पास टाइम हो सकता है, राइट, आप टाइम यूज कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आप लोकेशन और कस्टमर, ये सारे आपके वहां पर एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यू यूज टू स्लाइस एंड डाइस द डेटा। ये स्लाइस और डाइस जो होते हैं ये ऑपरेशंस होते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। सबसे पहले आप इनको समझे कंपोनेंट्स को, उसके बाद आपके पास मेजर्स, तो रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज और फैक्ट्स यू वांट टू एनालाइज, है ना। सेल्स क्या हुई, प्रॉफिट क्या हुआ, यूनिट कितनी सोल्ड हुई, कस्टमर काउंट कितना है, तो या मेजर्स में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती हैं। दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर एग्रीगेटेड अलोंग द डायमेंशंस, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेल्स। ईच सेल इन द डेटा cube corresponds to a unique combination of dimension members and contains the aggregated value of the measure for that combination.
राइट। तो अब सेल समझे कि इस तरीके से ये एक सेल होता है ना, जो आपके पास रो क्रॉस कॉलम से जो आपको मिलता है वो एक सेल होता है। बिल्कुल जो टेबल होते हैं ना, बिल्कुल आप वैसे ही समझे यहाँ पर सारी चीजें। उसके बाद है आपके पास हायरार्कीज। डायमेंशंस ऑफन हैव हायरार्कीज दैट डिफाइन लेवल्स ऑफ ग्रैनुलैरिटी। एग्जांपल टाइम, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, राइट। अगर आप यहाँ पे क्या होता है, हायरार्कीज होती है। जैसे कि टाइम को आप ईयर से और छोटा करना है तो क्वार्टर, क्वार्टर से और छोटा करना है तो मंथ, मंथ से और छोटा करना है तो डे। वही लोकेशन को अगर हायरार्कीज आपको दिखानी है तो कंट्री है ना सबसे बड़ा, कंट्री से आपका स्टेट, स्टेट से आपकी सिटी। तो दीज हायरार्कीज अलाउ फॉर ड्रिल डाउन एंड रोल अप ऑपरेशन। ये ऑपरेशंस होते हैं, मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगी, है ना। ऐसा मत सोचना कि एक्सप्लेन नहीं करेंगी। ये रहे आपके ऑपरेशंस। तो अभी मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास रोल अप, एग्रीगेशन, है ना, रोल अप, मूविंग अप अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन in a dimension hierarchy. For example, aggregating sales from the month level to the quarter level. राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्रीगेशन होता है, रोल अप कर रहे हैं आप। सपोज आपके पास पहले डे में था टाइम, है ना, जो आपके पास टाइम का एट्रीब्यूट है वो आपके पास पहले डे में था। तो अभी डे से जब आप ऊपर जाएंगे तो आप किस पे चले जाएंगे, आप मंथ पे चले जाएंगे या वीक पे भी जा सकते हैं, है ना। अभी समझा मैंने मंथ लिया है तो आप मंथ पे चले जाएंगे। उसके बाद जब आप उधर लिख देती हूँ, आप यहाँ पे क्वार्टर पे चले जाएंगे, राइट, और क्वार्टर से आप ईयरली पर चले जाएंगे, राइट। तो ये होता है आपका रोल अप करना या फिर एग्रीगेशन। वही ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है, मूविंग डाउन अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन अ डायमेंशन हायरार्की। वही अपोजिट, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग डाउन सेल्स फ्रॉम द क्वार्टर लेवल टू द मंथ लेवल, इसके अपोजिट। इस तरीके से जब आप नीचे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं ड्रिल डाउन, रोल अप एंड ड्रिल डाउन। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। उसके बाद आपके पास स्लाइस। तो ये स्लाइस क्या होता है, selecting a specific value for one or more dimensions, creating a subgroup. For example, selecting sales data for product A across all locations and time periods. राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप स्लाइस करते हैं तो यानी कि आप एक टुकड़ा जो है वो काट कर बाहर निकालें। जैसे कि पिज्जा होता है ना, तो उसके स्लाइसेस होते हैं, तो यहाँ पर ये एक स्लाइस होता है यानी कि उस पिज्जा का एक टुकड़ा। तो स्लाइस का मतलब यही है कि जब आप पूरे डेटा में से एक एक टुकड़ा निकालते हैं, क्यूब को बाहर निकालते हैं, तो उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं या फिर स्लाइस बोलते हैं। स्लाइसिंग नहीं, स्लाइस बोलते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि आपको सपोज सिलेक्ट सेल्स डेटा फॉर प्रोडक्ट ए अक्रॉस ऑल लोकेशंस एंड टाइम पीरियड। जितने भी लोकेशंस हैं, जितने भी टाइम पीरियड्स हैं, आप आपको इसका एग्जांपल दूं तो सपोज करें, अभी हम 3 डायमेंशनल में इसको समझेंगे, राइट, मल्टी डायमेंशनल में नहीं। तो सपोज आपके पास यहाँ पर क्या क्या लेना है आपको, आप सेल्स ले लीजिए और आप एक यहाँ पर ले लीजिए आपका लोकेशन, है ना, और यहाँ पर आप ले लीजिए प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में से आप ए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ए है, इसका आपको सेल्स डेटा सिलेक्ट करना है एंड अक्रॉस ऑल लोकेशंस एंड टाइम पीरियड। तो जितना भी लोकेशन है ना, ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन, और इसकी सेल्स कितनी थी, ये सब आपको सिलेक्ट करनी है किसी एक ए प्रोडक्ट की। तो ये होता है आपका स्लाइसिंग। उसके बाद आपके पास डाइस। तो selecting a range of values for one or more dimension, creating a smaller cube. For example, selecting sales data for product in the electronics category during the summer month in California. जब आप उसको और भी ज्यादा वैल्यू प्रदान कर देते हैं तो वो डाइस हो जाता है। यहाँ पे इसने सब चीज बताई है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं, राइट, समर टाइम है, टाइम पीरियड उसने बता दिया, और लोकेशन भी उसने बता दी, कैलिफोर्निया। तो जब आप ये सारी चीजें सिलेक्ट करके कुछ निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, डाइस हो जाता है, राइट। जैसे कि आपका ये एक क्यूब है ना, तो ये एक क्यूब का इस तरीके से पीछे को डेटा होगा, नीचे को डेटा होगा, है ना, इधर साइड डेटा होगा। तो यहाँ से आपने क्या निकाला कि जो कैलिफोर्निया, सपोज यहाँ पे लिखा है आपकी लोकेशंस, है ना, तो लोकेशंस में से आपने निकाला कैलिफोर्निया होना चाहिए। और सपोज यहाँ पर आपके लिखे हैं प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में से आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया, और यहाँ पर लिखा है आपके पास मंथ, और मंथ में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, समर सिलेक्ट करना है। तो जब ये तीनों चीजें जब एक जगह पर आएंगी, जिस सेल पर भी आएंगी, वो आपको निकालनी है बाहर। तो दिस इज योर डाइसिंग। नाउ सी पाइवेट या फिर रोटेट, swapping the axes of the cube to change the perspective. For example, swapping the time and product dimensions to view sales by product over time instead of sales by time for each product. तो यहाँ पर वही करें, आप क्या करें, चीजों को रोटेट करें, जिस तरीके से आप क्यूब में करते हैं ना, इधर से इधर रोटेट कर दिया, तो वही आप करें, स्वैपिंग करें टाइम की और प्रोडक्ट की, है ना। नाउ सी ये डेटा क्यूब के ऑपरेशंस हैं, वही सब इनको छोटे छोटे से पॉइंट्स में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। डेटा क्यूबिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास इंट्यूटिव डेटा एक्सप्लोरेशन,
राइट। आपको जो है डेटा को समझना, उसके थ्रू नेविगेट करना बहुत आसान हो जाता है। ग्राफ देखना है ना, आपको बस एक ग्राफ देखना है कि ये वाली लोकेशन है ना, ये वाला टाइम पीरियड है और प्रोडक्ट में ये वाला प्रोडक्ट है। बस आप उसका सारा डेटा यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगा ना, मैं ये लिख देती हूँ, तो यहाँ कहीं पे आपको वो पूरा डेटा मिल जाएगा। और उसकी कंसोलिडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एक यूनिफाइड व्यू मिलेगा डेटा का, जो कि अलग अलग सोर्सेज से है ना, अलग अलग लोकेशन से है ना, यहाँ पे आप लोकेशंस के वाइज डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड से है, या फिर अलग अलग कैटेगरी से भी है। देन आपके पास इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अभी आपके पास इनसाइट्स हैं आपके बिजनेस के, है ना, कैसे यूजर्स हैं, कैसे कस्टमर्स हैं, तो फिर अभी आपका डिसीजन मेकिंग जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जब चीजें कॉम्प्लेक्स हों, राइट, आपको ऑपरेशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट से हों, तभी ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस, इट अलाउज क्विक रिट्रीवल ऑफ समराइज डेटा, राइट, क्योंकि यहाँ पे चीजें एकदम इस तरीके के फॉर्मेट में है, तो इसमें से तो आप भी बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जाना है और किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना है, तो बहुत आसानी से और बहुत फास्टली चीजों को रिट्रीव कर सकते हैं। नाउ सी एग्जांपल, let's say you have sales data with the following dimensions and measures। आपके पास dimensions क्या क्या है? टाइम है आपके पास, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। प्रोडक्ट है आपके पास, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम। लोकेशन है आपके पास, रीजन, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। मेजर है आपके पास, सेल्स अमाउंट, कितना सेल्स हुआ। आप लोग इसमें समझे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं डायमेंशन, और जो मेजर है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी हम इसको समझेंगे। Using a data cube, you could easily answer questions like what were the total sales of the electronics category in California during Q1 2023 quarter 1। Q1 यानी कि quarter 1। तो slice and dice से आप इसको easily find out कर सकते हैं। Okay. Now see, how did the sales of laptop computers trend over the past 5 years। आपको यहाँ पर क्या करना है कि सारे लोकेशंस के जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, उनका आपको 5 ईयर्स का, पास्ट 5 ईयर्स का सेल्स देखनी है। तो आप यहाँ पे स्लाइस करेंगे और रोल अप करेंगे। रोल अप क्यों? क्योंकि आपको पास्ट 5 ईयर्स का देखना है और यहाँ पे आपको डे वाइज भी मिला हुआ है। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, which region had the highest sales of smartphones in March 2023। ये भी आप स्लाइस और डाइस की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। Now see, what were the top 5 products in terms of sales in the North America region। तो आपको यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप इसको स्लाइस एंड रैंकिंग की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, now see, understanding data analysis techniques through the lens of data aggregation and granularity। तो slice and rank क्या होता है? It identifies leading element within a data set। स्लाइस और रैंक जब आप करते हैं तो एक पर्टिकुलर थिंग को आपने बाहर निकाला, राइट, और उसकी फिर आपने रैंकिंग करी कि वो किस पोजीशन पे है। स्लाइस एंड रोल अप, इट एनालाइजेस चेंजेस ओवर टाइम। जब आप स्लाइस करते हैं और फिर आप रोल अप कर देते हैं, तो आपको पता चलता है कि कोई भी चीज जो है वो टाइम पीरियड में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइट, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसमें कितना चेंज आया है, राइट, उसमें कितना चेंज आया है। नाउ स्लाइस एंड डाइस, इट फोकसेस ऑन प्रिसाइज डेटा सबसेट्स। जब आप स्लाइस करते हैं और फिर उसके बाद आप डाइस भी करते हैं, तो आप बिल्कुल प्रिसाइजली चीजों को फाइंड आउट करें। आपने बिल्कुल कैटेगरी भी करेक्टली बताई है कि किस कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है, आपने लोकेशन भी एकदम करेक्टली बताई है कि कौन सी लोकेशन है, और उसके बाद आपने उसका टाइम पीरियड भी ठीक से बताया है कि इस पर्टिकुलर मंथ या इस पर्टिकुलर पीरियड का है। तो ये होता है आपका स्लाइस एंड डाइस। तो ये आपके क्या होता है, जब आप दो फंक्शंस को आपस में जोड़ते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। अनदर गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेटा माइनिंग। So data mining is the computational process of discovering patterns in large data sets। तो डेटा माइनिंग का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा डेटा सेट है, उसमें से आप पैटर्न्स निकाल रहे हैं, है ना। एक बहुत बड़े से डेटा सेट में से आप चीजें इनसाइट्स फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या छुपा हुआ है ना। आप छुपन छुपाई खेल रहे हैं। इन्वॉल्विंग मेथड्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटाबेस सिस्टम, राइट। आप इन सारी चीजों का यहाँ पर यूज करते हैं। इट्स अबाउट एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा दैट वुड अदरवाइज रिमेन हिडन और overlooked। Think of it as a panning for gold in a river।
you shift through a lot of sediment to find a few valuable nuggets. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक बहुत बड़े से डेटा में आपने जंप मार दिया है, अभी आप उसमें चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल दिया है कि आप किसी रिवर में सोना ढूंढ रहे हैं, राइट? तो आप इतने बड़े से, बिकॉज अब क्या हो रहा है ना भाई कि इतना ह्यूज डेटा सेट आपको मिल गया है, तो उसमें से एक वैल्यूएबल चीज निकालना, एक इनसाइट्स निकालना एक बहुत बड़ी बात है, राइट? तो इतने बड़े डेटा में से जब आपको कुछ गोल्ड निकालना होगा ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो वही आप डेटा माइनिंग में करते हैं। एक बहुत बड़े से डेटा सेट में से जब आप कुछ पैटर्न निकाल रहे हैं, कुछ ट्रेंड निकालना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपने काम की चीज आप निकाल रहे हैं, तो उसको हम डेटा माइनिंग बोल देते हैं। फाइन। सी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा माइनिंग। लार्ज डेटा सेट, सबसे पहली बात क्या होती है यहाँ पे आपके पास होते हैं लार्ज डेटा सेट्स। यू डील्स विद डेटा सेट टू लार्ज फॉर मैनुअल एनालिसिस। यहाँ पे इसीलिए ही हम टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स होती हैं, हम उनका यूज करते हैं। मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और आपके डीप लर्निंग, इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं। पैटर्न डिस्कवरी, आप हिडन पैटर्न्स निकालते हैं, आप ट्रेंड्स उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, राइट? आप क्या करते हैं कि बहुत अलग अलग फील्ड्स में से जब चीजों को कंबाइन करते हैं, आप टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं, राइट? ताकि आप आपका जो डेटा सेट है उसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज निकाल सकें। शाम दाम दंड भेद सब लगाना चाह देते हैं। ऑटोमेटेड एनालिसिस, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप एल्गोरिथम का यूज करते हैं, क्योंकि इतने बड़े डेटा सेट को आप मैनुअली नहीं हैंडल कर सकते, तो बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं जिनको आप यूज करते हैं टू फाइंड द patterns, to find the trends. Now see actionable insights, it provides meaningful insights for decision making, right? अब उसमें से जब आपने इतना सारा कुछ काम कर दिया है, तो कुछ तो फायदा होगा आपको, वहां से meaningful insights मिलते हैं। Now see what data mining task should be performed. Now see which data mining task should be performed, right? तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके टेक्निक्स हैं डेटा माइनिंग की। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप जो है एक डेटा जो है आप उसको प्री डिफाइंड कैटेगरीज में बांट देते हैं। क्लासिफिकेशन आप लोग सभी जानते हैं ना, उसको कैटेगरीज में बांट देना। उसके बाद है आपका रिग्रेशन। यहाँ पर क्या होता है, प्रेडिक्ट कॉन्टिन्यूअस वैल्यू बेस्ड ऑन द वेरिएबल। रिग्रेशन में क्या होता है कि आप जो है किसी भी वेरिएबल के ऊपर अब वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मशीन लर्निंग में कि इस तरीके से आपका डेटा होता है और ये प्लॉटिंग होती है उसकी, राइट? कुछ इस तरीके का सपोज आपका डेटा है, तो ये यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। फिर आप यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे जो कि इन सारे पॉइंट्स के बहुत ज्यादा करीब होगी। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आप प्रोडिक्शन करेंगे आगे का, कि अगर एक्स की ये वाली वैल्यू है तो फिर वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं बाय यूजिंग पास्ट ट्रेंड्स। नाउ सी क्लस्टरिंग, आप क्या करते हैं, जो सिमिलर डेटा होता है उसको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप सिमिलर डेटा इंस्टेंसेस टुगेदर, है ना, क्लस्टर बना देते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा सा इस तरीके से आप यहाँ पर क्लस्टर सा बना देते हैं। नाउ सी रूल माइनिंग, इट डिस्कवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स, है ना, जैसे कि आपके जो आइटम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एनोमली डिटेक्शन, राइट? जो भी कुछ अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं तो आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं, कि उनको आप फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको बाहर फेंक देंगे। टाइम सीरीज एनालिसिस, राइट? जो टाइम के ऊपर, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है तो फिर डेटा में क्या क्या ट्रेंड आया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप उसको यहाँ पर एनालाइज करते हैं। सी कॉमन डेटा माइनिंग टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। डिसीजन ट्रीज, so used for classification and regression, creating a tree-like structure to predict outcomes based on a series of decisions. तो आप लोग क्या करते हैं कि जब आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जैसी चीजों का यूज करना होता है तो आप डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। नाउ सी सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, तो यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, फाइंडिंग द ऑप्टिमल हाइपर प्लेन that separates data points into different categories. आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में आपका जो डेटा पॉइंट्स है उसको सेपरेट कर रहे हैं। नेव बायस, यूज फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायस थ्योरम विद स्ट्रॉन्ग नेव इंडिपेंडेंस अजम्पशंस बिटवीन फीचर्स, राइट? तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप बायस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ी होगी, तो उसकी हेल्प से आप क्लासिफिकेशन करते हैं। की मींस क्लस्टरिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, क्लस्टरिंग पार्टीशनिंग data points into k clusters based on their proximity to cluster centroids, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है k clusters आप लोग बनाते हैं, राइट? तो उनको clusters में आप लोग डिवाइड करते हैं आपके डेटा पॉइंट्स को। hierarchical clustering, so it used for clustering again, creating a hierarchical structure for clusters based on their similarity। आप यहाँ पे एक हायरार्की से क्रिएट करते हैं, जो क्लस्टर्स बनाते हैं ना वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि आपकी एक हायरार्की से क्रिएट हो जाए। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ रही होंगी। नाउ आगे देखते हैं। एल्गोरिथम यूज्ड फॉर एसोसिएशन रूल माइनिंग, आइडेंटिफाइंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स एंड जनरेटिंग एसोसिएशन रूल्स।
है ना, कि क्या क्या आपके आइटम सेट्स जो फ्रीक्वेंट हैं और उनके बीच में क्या क्या एसोसिएशन रूल्स हम लोग लगा सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूज फॉर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग बेस्ड ऑन इंटरकनेक्टेड नोड्स। जो आपके न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन क्या हो ना मिमिक करते हैं वो लोग। जैसे कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं, उसी तरीके से जब आप बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। एग्जाम्पल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या फिर CNN, राइट, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या फिर RNN ना। तो ये सारी चीजें आपके न्यूरल नेटवर्क्स में आती है। देन आपके पास रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिकल रिग्रेशन। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज टू प्रेडिक्ट अ कॉन्टिन्यूअस लीनियर और कैटेगोरिकल लॉजिस्टिक आउटकम्स। तो ये आपके रिग्रेशन में आ जाते हैं। सी डेटा माइनिंग टेक्निक्स, इनके नाम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। और सी डेटा माइनिंग प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम डेफिनेशन, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो कमेंट्स में लिख दीजिए, राइट, क्योंकि अभी हम प्रॉब्लम का डेफिनेशन कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में यही होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, आप उसको डिफाइन करते हैं क्लियरली। उसके बाद डेटा का कलेक्शन आप लोग करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी आपको डेटा चाहिए आप उसको वहाँ पे कलेक्ट करेंगे। देन होता है आपका डेटा का प्री प्रोसेसिंग। आपको डेटा मिल गया, तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल क्लीन है, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें हों, तो उसको आपको क्लीन करना होता है और फिर आप उसको प्रिपेयर करना होता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द सूटेबल फॉर्मेट फॉर एल्गोरिथम, है ना, जिस भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए जिस भी पर्टिकुलर टाइप का डेटा चाहिएगा, कैटेगरिकल चाहिएगा या फिर आपको 0 1 के फॉर्म में चाहिएगा, किस टाइप में चाहिएगा, आप उसको उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। देन होती है आपकी डेटा माइनिंग। आप अपने एल्गोरिथम में लगाइए जो भी आपको बेस्ट सूटेड लगे और फिर आप उसमें से पैटर्न्स और इनसाइट्स को फाइंड आउट करिए। पैटर्न इवोल्यूशन, अभी आप लोग क्या करेंगे कि उसमें से जो भी आपको पैटर्न्स मिले हैं, अभी आप उनको चेक करेंगे कि उसमें से जो पैटर्न मिले हैं वो कितने यूजफुल हैं हमारे लिए। देन है आपके पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, अभी आपको जो भी नॉलेज मिली है उसको एक क्लियर से और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पैटर्न को इवेल्युएट किया था वो आपके फॉर्मेट में था, आपके यानी कि कोडर के फॉर्मेट में, डेवलपर के फॉर्मेट में, आपको समझ आ रहा है, वो नॉर्मल पीपल को नहीं समझ आएगा, तो इसलिए आपको उसको प्रेजेंट करना होगा ताकि उसको कोई भी पढ़े और उसको वो समझ आ जाए। देन आपके पास नॉलेज का एप्लीकेशन, अभी आप उसको नॉलेज को यूज करें टू इम्प्रूव योर डिसीजंस, टू इम्प्रूव योर प्रोसेसेस। so that's a whole concept और whole process of data mining। डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस, इनको देख लेना कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। चैलेंजेस इन डेटा माइनिंग, वही आपका एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, यहाँ पे फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कभी कभी नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम्स यूज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि वहाँ पे चल क्या रहा है। देन आपके पास स्केलेबिलिटी, राइट, यहाँ पर क्या है, आपके पास लार्ज डेटा सेट्स होने चाहिए डेटा माइनिंग के लिए, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स आपके पास होने चाहिए, तो वो आपकी भी समझ में नहीं आती कभी कभी। इंटरपैराबिलिटी, राइट, तो यहाँ पर ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी कम होती है, पैटर्न क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो पाती है। प्राइवेसी, डेटा का प्रोटेक्शन हो अगर ठीक से तो ठीक है, राइट, नहीं तो फिर डेटा जो है वो आपका चोरी हो सकता है। बाइस, डेटा बाइस, पैटर्न बाइस, क्या क्या होता है, कभी कभी चीजें जो है थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, है ना, किसी की तरफ झुकाव ज्यादा हो जाता है, किसी की तरफ कम होता है, तो इसलिए बायस भी कभी कभी वो हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ओवर फिटिंग हो जाती है डेटा की। ओवर फिटिंग से क्या मतलब है कि जो डेटा है ना, आपने जो ट्रेनिंग के लिए आपने जो डेटा दिया है आपके एल्गोरिथम को, वो उसको मगअप कर लेता है, रट लेता है वो उसको, तो फिर वो क्या करेगा कि आपने उसको जैसे डेटा दिया है ना, जो कि उसने रटा हुआ है, आपने उसमें से उसको डेटा दिया, तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा। कैसी? बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू वो आपको देगा। तो आपको एक्यूरेसी तो फिर 100% की मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, बट जब आप उसको न्यू डेटा सेट पे टेस्ट करेंगे तो फिर वो आपको क्या कर देगा, वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। दिस इज नोन एज द ओवर फिटिंग, है ना, जब आपका जो एल्गोरिदम है, जो आपका मॉडल है, वो आपका जो डेटा है उसको मगअप कर ले, राइट, ट्रेनिंग डेटा को जब वो मगअप कर लेता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो ओवर फिटेड हो जाता है। डेटा क्वालिटी मतलब कि 100% किसी की भी एक्यूरेसी नहीं आनी चाहिए ना। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा ओवर फिटेड हो गया। उसकी एक्यूरेसी जो है वो आपकी समहाउ 85 या 85 से कम भी होगी तो भी चलेगा, थोड़ी बहुत कम, 80 to 90 के बीच में रिवॉल्व करनी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। नाउ सी डेटा क्वालिटी, तो एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस होनी चाहिए आपकी डेटा की, तभी आपकी डेटा माइनिंग में हेल्पफुल होगी। सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी करिए, मॉडल की सिक्योरिटी करिए, है ना। फाउंडेशंस ऑफ डेटा माइनिंग सक्सेस, अगर आपको डेटा माइनिंग की सक्सेस चाहिए तो क्या क्या फाउंडेशंस होंगे। ऑब्जेक्टिव, आपको सबसे पहले अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियरली डिफाइन करना है। एक्सपर्टीज, राइट, आपको जो है
जो भी कुछ एक्सपर्टीज है ना, जिस भी फील्ड में आपके पास एक्सपर्टीज है, आपको उन लोगों को बुलाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर डेटा माइनिंग ठीक से हो पाएगी या फिर नहीं ना। उसी अंडरस्टैंडिंग, आपको डेटा को ठीक से समझ में आना चाहिए, आपको वो एनालाइज करना आना चाहिए, उसके जो हिडन इनसाइट्स हैं आपको भी वो ठीक से समझ में आने चाहिए। आइटरेशन, कंटिन्यूअसली आपको रिफाइनमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एल्गोरिथम दिया, आपको इनसाइट्स मिले तो आपने उसको वहीं रोक दिया, नहीं, आपको बार बार आपको रिफाइनमेंट करनी होगी ताकि आपको और भी ज्यादा उसमें से पैटर्न्स और इनसाइट्स मिल सकें। कोलैबोरेशन, राइट, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का आप लोग यूज करें, कोलैबोरेशंस करें, बहुत सारे लोगों से बात करें, उनके पर्सपेक्टिव जाने, उनका व्यू जाने, और फिर आप और भी ज्यादा इनसाइट्स निकाल सकते हैं। उसी एथिक्स इसी का ध्यान रखें, राइट, बायस से दूर रहें, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है बाय डूइंग दिस डेटा माइनिंग, क्योंकि यहाँ पे डेटा माइनिंग में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप गलत कर देते हैं, प्राइवेसी चुरा सकते हैं, कोई अगर आपका डेटा हैक कर सकता है, तो फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे बाहर स्प्रेड हो सकती हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है बाय डूइंग द डेटा माइनिंग। डिस्कवरी, तो आपने डेटा माइनिंग पढ़ लिया, अभी हमें नॉलेज डिस्कवरी पढ़नी है कि वो क्या होता है। सो नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस, आल्सो नोन एज डेटा माइनिंग, is the comprehensive process of identifying valid, novel, potentially useful and ultimately understandable patterns in the data. So आपने डेटा नॉलेज डिस्कवरी, कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज डिस्कवरी को ही आप डेटा माइनिंग भी कह देते हैं, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वही डिफरेंस हमको यहाँ पर पढ़ना है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रंचिंग नंबर्स, इट्स अबाउट transforming raw data into actionable knowledge and insights. Think of it as a detective meticulously examining clues to solve a complex case. ना, तो नॉलेज डिस्कवरी में क्या होता है कि आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उसमें से इंसाइट्स निकाल रहे हैं, जो कि आप डेटा माइनिंग में भी करते हैं, राइट। तो फिर आप यहाँ पे एक बढ़िया से इंसाइट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको यहाँ से समझेंगे, हम डेटा माइनिंग वर्सेस केडीडी में आप इसको ढंग से समझेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं, डी क्या होता है। The overall process of extracting knowledge from data, including data cleaning, transformation, selection, data mining, pattern evaluation, and knowledge representation. वही data mining जो होता है, the core step that applies specific algorithm to the data to identify patterns. It's the mining part of the process. तो knowledge discovery in databases जो होता है वो एक पूरा सिस्टम है ना, जिसमें कि आप क्लीनिंग भी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे, सिलेक्शन भी करेंगे और माइनिंग भी करेंगे। वही तो डेटा माइनिंग है, वो एक कोर प्रोसेस है ना, जिसमें से आप पैटर्न निकालें, बस उसमें सिर्फ आप पैटर्न्स निकाल रहे होते हैं, बाकी आगे का पीछे का काम आप उसमें कुछ नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस है इन द होल जर्नी ऑफ नॉलेज डिस्कवरी। सी, इट्स अ कंप्लीट साइकिल, है ना। यहाँ पर आप क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले आपके पास डोमेन को आप लोग समझें, डेटा सेट आप लोग बनाएं, डेटा को आप क्लीन करेंगे, आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर आप डेटा को माइन करेंगे, फिर आप उसमें से पैटर्न्स निकालेंगे, फिर अपने जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और आप उस नॉलेज को यूज करेंगे। वो ये वही सारे स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ यहाँ पर। उसी डेटा माइनिंग टेक्निक्स, कैटेगराइजेशन, क्लस्टरिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। Now see applications of knowledge discovery in various industries. आप प्लीज इनको पढ़ लेना कि जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। इसमें मेरा कुछ पढ़ाने का लॉजिक नहीं है। फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, रिटेल में, टेलीकम्युनिकेशन में आपका जो नॉलेज डिस्कवरी है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नाउ सी चैलेंजेस इन नॉलेज डिस्कवरी, डेटा की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी, इंटरपैरेबिलिटी, ओवरफिटिंग, वही बायस, प्राइवेसी, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉलेज डिस्कवरी में ये सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। ओवरफिटेड आपका डेटा हो सकता है, आपकी प्राइवेसी छिन सकती है, इंटरपैरेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सी टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर नॉलेज डिस्कवरी, क्या क्या टूल्स होते हैं। डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर आपके पास एक होना चाहिए, क्लाउड बेस्ड एमएल सर्विसेज, राइट, जो कि आपको जो है मशीन लर्निंग के सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आप क्या करें, आपका जो मॉडल है आप उसको ट्रेन कर सकें और फिर टेस्ट भी कर सकें, क्योंकि मॉडल ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे इंसाइट्स निकालेंगे, है ना। आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, डेटा ही नहीं होगा तो फिर भाई क्या फायदा मॉडल का। बिग डेटा प्लेटफॉर्म, राइट, जहां से आपको बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स मिल सकें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आपके पास होनी चाहिए, पाइथन या फिर आर और डेटा एनालिसिस। तो पाइथन ही रिकमेंडेबल होती है, पाइथन ही रिकमेंडेबल होती है अगर आप एमएल, एआई, इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप, या फिर डीप लर्निंग, तो फिर आप पाइथन का ही यूज़ करें। नाउ सी
knowledge discovery, knowledge detection. While knowledge discovery is a well established term, knowledge detection is less commonly used in the academic literature. However, when considering the terms together, knowledge discovery and detection implies a two pronged approach to uncovering insights from data and identifying specific knowledge elements within a large कॉन्टेक्स्ट. तो नॉलेज डिस्कवरी और डिटेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं, पर लेकिन डिटेक्शन का इतना कुछ भी मायना नहीं है. पर लेकिन जब हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ यूज करते हैं तब ये कुछ अलग सा ही एक मतलब हैवी सी चीज आपको साउंड करती है, क्योंकि यहाँ पर काम भी हैवी हो रहा होता है. राइट, आप नॉलेज को डिस्कवर भी कर रहे हैं और उसको डिटेक्ट भी कर रहे हैं. सी नॉलेज डिस्कवरी आप एक बार पढ़ लीजिए दोबारा से. द ओवर प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग नॉवल, वैलिड, पोटेंशियली यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स इन डेटा. It involves a series of steps from data preparation to knowledge representation and application, focuses on extracting high level, often unexpected insights that can inform decision making. राइट, तो आप नॉलेज डिस्कवरी में यही कर रहे होते हैं. एक पूरा सारे के सारे स्टेप्स होते हैं, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है जो कि आपका जो नॉलेज है, कि आपकी नॉलेज है उसको डिस्कवर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है. नाउ सी नॉलेज, लेट्स सी व्हाट नॉलेज डिटेक्शन इज. तो आप लोगों ने डिस्कवरी समझा क्या होता है, पर लेकिन डिटेक्शन क्या होता है अभी हमें वो समझना है. डिटेक्शन का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप सिलेक्ट करते हैं ना, मतलब उसको सर्च करते हैं, उसको आप डिटेक्शन बोलते हैं. इट इज मोर टारगेटेड एंड फोकस्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज एक्सट्रैक्शन. राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो फाइंड आउट करना है. राइट, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं. फोकस इज ऑन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक प्री डिफाइंड नॉलेज एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट विद इन अ डेटा सेट और इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम. राइट, मतलब कि आप पूरे डेटा सेट में से ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है. Seen as more targeted and focused form of knowledge extraction compared to the exploratory nature of knowledge discovery, often involves using predefined rules, ontologies, or machine learning models to recognize and classify specific types of knowledge. Right? So knowledge detection में completely बस इतना ही होता है कि आपको किसी concept को बस आप find out कर रहे हैं, detect कर रहे हैं कि वो आपके data set में मौजूद है भी या फिर नहीं. तो ये knowledge discovery and detection को जब आप एक साथ कर देते हैं तो फिर क्या होता है. राइट, सबसे पहले आपका नॉलेज डिस्कवरी, नॉलेज डिटेक्शन और उसका फिर हाइब्रिड अप्रोच. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तरीके से आप इसमें क्या समझ सकते हैं. तो नॉलेज डिस्कवरी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पर आप क्या करते हैं, डेटा की माइनिंग करते हैं. आप लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ नया हमको उसमें से मिले. राइट, वहीं जब अब बात नॉलेज डिटेक्शन की होती है तो फिर आपको पता है कि हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको बस फाइंड आउट कर रहे होते हैं. Predefined rules or models could be used to identify the specific factors contributing to the trend or to classify customers exhibiting the behavior, right? तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है किसी एक फैक्टर को लेकर के, उसको आपको फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, पर लेकिन डिस्कवरी में आप लोगों को पता नहीं होता है. आप लोग बस तैयार होते हैं कि कुछ भी नया हम ले सकते हैं, हमें कुछ भी नया पैटर्न मिलेगा, हमें कुछ भी नया डिजाइन मिलेगा, इंसाइट मिलेगा, आप उसके लिए रेडी रहते हैं. पर डिटेक्शन में आपको पता है कि मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, तो आप वो करते हैं. उसके बाद है आपके पास आप जो डेटा है, राइट, उसकी हेल्प से क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहला हमारे पास है फाइनेंशियल फ्रॉड, आप डिटेक्ट कर सकते हैं. टेक्स्ट एनालिसिस आप फाइंड आउट कर सकते हैं. साइंटिफिक रिसर्च में आपके लिए हेल्पफुल होता है. मेडिकल डायग्नोसिस में एंड साइबर सिक्योरिटी में. नेक्स्ट है हम लोगों के पास आपका नॉलेज डिटेक्शन को आप किस तरीके से कर सकते हैं. राइट, तो मशीन लर्निंग, तो आप मशीन लर्निंग की हेल्प ले सकते हैं. इट क्लासिफाइज डेटा मॉडल यूजिंग ट्रेन मॉडल्स. राइट, ऑन्टोलॉजी बेस्ड सिस्टम आप कर सकते हैं. एम्प्लॉय सिमेंटिक रीजनिंग विद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. आप एनएलपी का हेल्प ले सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आप रूल बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं जिसमें कि रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप डिटेक्शन करते हैं. आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल कर सकते हैं किसी एक कीवर्ड की हेल्प से. आप मैन्युअली आपका जो कीवर्ड को डालेंगे और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं. फाइन. आफ्टर इट क्लस्टरिंग. तो क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग इज अ फंडामेंटल डेटा माइनिंग टेक्निक यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इनटू अ क्लस्टर्स. समझ आया? आप लोग क्या करते हैं कि जो क्लस्टरिंग है उसमें आप लोग क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप का डेटा है ना आपके पास, जो सिमिलर टाइप का डेटा है आप उसको एक क्लस्टर में रखते हैं. किसमें रखते हैं? आप एक क्लस्टर में रखते हैं. जैसे क्लास होती है, क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो सारे क्लास 10th के हैं. क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो सारे के सारे क्लास 9th के हैं. क्लास 11th साइंस में सारे साइंस के बच्चे हैं. क्लास 11th कॉमर्स में सारे कॉमर्स के बच्चे हैं. तो उसी तरीके से आप क्लस्टरिंग करते हैं. और
आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है इंट्रा क्लस्टर और आपका इंटर क्लस्टर, राइट। तो इंट्रा क्लस्टर का मतलब होता है कि जब आपका विदिन, है ना, क्लस्टर के अंदर किस तरीके का सिचुएशन रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंट्रा क्लस्टर सिमिलैरिटी होती है आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी क्लस्टर के अंदर लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड होने चाहिए। क्लास 11th साइंस में आप सारे साइंस के ही बच्चे ही तो रखेंगे जो कि जिनका इंटरेस्ट सेम होगा, जिसमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, जिनके पास फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, वही आएंगे पीसीएम में। वही इंटर क्लस्टर में आपकी जो है सिमिलैरिटी मिनिमाइज होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि आपका 11th में साइंस वाले बच्चे हो गए और कॉमर्स में कॉमर्स वाले, तो इन दोनों स्ट्रीम्स में सिमिलैरिटीज बहुत कम होती हैं। ये लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ये लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते, ये लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। मैथ्स इन दोनों में सेम हो जाती है, पर लेकिन इन लोगों में जो सिमिलैरिटी होती है वो मिनिमाइज्ड होती है। तो ये आपका गोल होता है बाय डूइंग द क्लस्टरिंग। नाउ सी क्लस्टरिंग का प्रोसेस किस तरीके से चलता है हम यहाँ पर वो समझेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले आपका क्लस्टरिंग, ये आपकी कोर टेक्निक है आपके डेटा को ग्रुप करने के लिए। देन आपके पास कस्टमर सेगमेंटेशन, आप लोग क्या करेंगे मार्केटिंग और सर्विसेज के अकॉर्डिंग सेगमेंट्स बनाएंगे। देन आपका एनोमली डिटेक्शन, आप अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, आप जितने भी आपने चीजें करी हैं उनको आपको ऑर्गेनाइज करना है, क्लस्टर जो आपने बनाए और उनको इम्प्रूव करना है। देन इमेज सेगमेंटेशन, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स, तो आप इमेज सेगमेंटेशन करेंगे। आफ्टर इट यहाँ पर आपके क्लस्टरिंग के टाइप्स हैं, है ना, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आप लोगों के पास पार्टीशनिंग एल्गोरिथम्स। पार्टीशनिंग एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, के मींस, है ना, आप लोग क्या करेंगे एक सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिथम का यूज करेंगे जो कि आपके डेटा को पार्टीशन कर देगी क्लस्टर्स में, के क्लस्टर्स में, राइट। जहां पर हर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपना जो सेंट्रॉइड है ना उसके पास का होगा। मतलब कि आप लोगों ने एक मीन फाइंड आउट कर लिया, है ना, तो उस मीन से रिलेटेड ही चीजें एक क्लस्टर में आएंगी। सपोज किसी का भी कुछ भी मीन है, राइट, किसी का भी कोई भी सेंट्रॉइड है, तो इस वाले क्लस्टर में जो डेटा आएगा वो इस मीन के आसपास वाला ही आएगा। दूर, ज्यादा दूर का हम डेटा इस क्लस्टर में नहीं लेंगे। के मेडियोइड्स का क्या मतलब होता है, ये आपका के मीन्स के जैसा ही सिमिलर होता है, पर लेकिन यहाँ पर जो आप मेडियोइड्स यूज करते हैं वो एक्चुअल डेटा पॉइंट होता है, वो कोई मीन नहीं होता। एक्चुअल डेटा पॉइंट यानी कि डेटा पॉइंट्स जो आपको गिवन है ना, जब आपके पास डेटा है उसी में से ही आप कोई पॉइंट पिक कर लेते हैं। पर मीन में क्या करते हैं, मीन को फाइंड आउट करते हैं। मीन फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता ही होगा, पीएम पार्टीशनिंग अराउंड मेडियोइड्स, ये एक स्पेसिफिक टाइप का के मेडियोइड होता है। आफ्टर इट हायरार्किकल एल्गोरिथम। तो एग्लोमेरेटिक में क्या होता है कि ये आपकी बॉटम अप अप्रोच है। यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी एक डेटा पॉइंट को आप पकड़ेंगे, है ना, एक डेटा पॉइंट को आप पकड़ेंगे एक सेपरेट क्लस्टर की तरफ, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ना, यानी कि आप यहाँ नीचे से आप सबसे सिंगल यूनिट से स्टार्ट करेंगे और फिर आप धीरे धीरे अप जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अप जाएंगे तो जितने भी सिमिलर चीजें आपको मिलेंगी आप उनको एक क्लस्टर में डाल देंगे। डिविसिव वो आपकी टॉप डाउन होती है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, राइट, जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं उनको सिंगल क्लस्टर मानेंगे, है ना, जितने भी आपको डेटा पॉइंट्स गिवन है आप उन सबको एक पूरा क्लस्टर मान लेंगे, और फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे तो अलग अलग क्लस्टर्स बनाते जाएंगे। फाइन। देन आपके पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग प्रोड्यूसेस आर डेंडोग्राम tree like structure that represent the hierarchical relationship between clusters. It doesn't require specifying the number of clusters beforehand but can be computationally expensive for large data sets. Okay, then आपके पास डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जितनी भी एल्गोरिथम्स होती हैं वो डेंसिटी बेस्ड होती हैं। तो डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज, तो दे ग्रुप टुगेदर डेटा पॉइंट्स दैट आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर मार्किंग आउटलायर्स एज नॉइज, राइट। मतलब कि जितना भी आपका सपोज ये ग्राफ है तो ये आपका डेटा पॉइंट हो गया, तो आप इनको एक क्लस्टर में डाल देंगे, और ये यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये जो दूर दूर है ये आपके आउटलायर्स हैं, तो आप इनको एज अ नॉइज समझ करके आउट कर देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्टिक्स ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर, एन एक्सटेंशन ऑफ डीबी स्कैन that creates an ordering of data points representing the density based clustering structures, right। तो ये आपका डीबी स्कैन का एक एक्सटेंशन होता है जो कि आपको ना आपके जो डेटा पॉइंट्स होते हैं और उनकी ऑर्डरिंग करने में आपकी हेल्प करता है। आफ्टर इट ग्रिड बेस्ड एल्गोरिथम, तो आप लोग एक ग्रिड बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो पार्टीशन द डेटा स्पेस इनटू रेक्टेंगुलर सेल्स एंड यूजेस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई डेंस रीजंस फास्ट एंड एफिशिएंट, राइट। आपको इस तरीके से सेल्स बना देंगे, है ना, जैसे कि आपका ये डेटा है, यहाँ पे आपके बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ये आपके ना पॉइंट्स जो है ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं,
तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके के आप सेल्स बनाएंगे, है ना, और ये यहाँ पर हो सकते हैं और ये यहाँ पर भी। तो ये लोग क्या फाइंड करेंगे कि सबसे ज्यादा जो डेंस है ना, जिसमें सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स है, उसको ये पिक कर लेगा। इसमें क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज डेंस रीजंस इन हाई डायमेंशनल स्पेस बाय एक्सप्लोरिंग सब स्पेसेस एंड प्रूनिंग इररिलेवेंट डायमेंशंस, राइट। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपके डेंस रीजंस है आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग हाई डायमेंशनल स्पेस। ओके, तो अभी हम आपका मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम देखेंगे। इसमें क्या है, गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स। तो गॉसियन में आपको पता है ना, आप लोग एक पैरामीटर नहीं, आप लोग एक शेप डिजाइन करते हैं, राइट। आप खुद से अलग अलग टाइप के शेप्स बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्लस्टर्स बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेसेस आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें भी आप लोग शेप्स बनाते हैं। यहाँ पर भी आप लोग यही करेंगे, आप अलग अलग शेप्स बनाएंगे, राइट। जैसे जैसे आपका डेटा पॉइंट है, आप उसको उसके अंदर इंक्लूड करने के लिए आप क्या बनाएंगे, सारे डेटा पॉइंट्स आपके गॉसियन स्पेस में ऐड हो जाए, तो आप ऐसे डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाएंगे। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क that map high dimensional data onto a lower dimensional grid, preserving the topological relationship between data points। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो आपका हाई डायमेंशनल डेटा है, राइट, जो कि आपका हाई डायमेंशनल डेटा है, जो कि ज्यादा डायमेंशंस में है, उसको आप किसी लोअर डायमेंशनल ग्रिड में प्लेस करने की कोशिश करेंगे। कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। आपका डेटा किस टाइप का है, वो न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, मिक्स्ड है, राइट। आपके डेटा सेट का साइज कितना है, राइट, उसमें आउटलायर्स ज्यादा है, कम है, शेप कैसी है, डेंसिटी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे आपका क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग स्केलेबल है, नॉइस से सेंसिटिव है या नहीं, एबिलिटी उसकी कैसी है, राइट, कि वो शेप्स को फाइंड आउट कर सकता है या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें आपकी एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज में आती हैं। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, राइट, द डिजायर्ड एक्यूरेसी, स्पीड एंड इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ द क्लस्टरिंग रिजल्ट्स। तो आप लोग जो एक्यूरेसी चाहते हैं, जो स्पीड चाहते हैं, वो आपके एल्गोरिथम में मौजूद है या फिर नहीं। ये सारी चीजें आप दिमाग में रखेंगे जब आप किसी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को चूज करना चाहते हैं। आफ्टर दैट क्लस्टरिंग प्रोसेस इन डेटा माइनिंग, तो किस तरीके से होता है, सबसे पहले आपके डेटा का प्रिपरेशन होता है, क्लीनिंग होती है, सिलेक्टिंग होती है, ट्रांसफॉर्मिंग होती है। आफ्टर इट यू जस्ट सिलेक्ट द एल्गोरिथम, राइट, जो भी आपके लिए राइट होगी आप उस एल्गोरिथम को सिलेक्ट करेंगे, आप फिर पैरामीटर की सेटिंग्स करेंगे। आफ्टर दैट क्लस्टरिंग होगी, देन आप इवेल्युएट करेंगे जितना भी क्लस्टर्स बने हैं, उनका क्वालिटी को चेक करेंगे कि ठीक है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं, सब चीज ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन होगा, आप समझेंगे कि जो हर एक क्लस्टर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद आप एप्लीकेशन करेंगे, आप उसको यूज करेंगे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। देन इट्स अ इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। ये आपका इवेल्युएट होता रहता है टाइम टू टाइम, ये आपका इवेल्युएट होता रहता है, और ये किसके ऊपर काम करता है, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, राइट, बेस्ट फिट वाले के ऊपर ये काम करता है। दे आर पावरफुल सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग डेटा माइनिंग टू find optimal or near optimal solution to complex problems. In data mining, GAs are used for tasks such as feature selection, parameter tuning, rule extraction and clustering. तो ये आपकी जेनेटिक एल्गोरिथम जो होती है, ये एक इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इवोल्यूएट होती रहती है, एंड उसके साथ साथ ये आपका जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके प्रोसेस से काम करती है। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन क्या होती है, जितने भी आपका जो प्रॉब्लम है ना, आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सबके सेट को आप पॉपुलेशन कहते हैं, उन सबके सेट को आप पॉपुलेशन कहते हैं। और जो एक सिंगल यूनिट है ना सोल्यूशन की, उसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। जो सिंगल यूनिट है सोल्यूशन की, जो एक इंसान है, सोल्यूशन है, उसको आप क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि वन सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम समझ आया, क्रोमोसोम है, तो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफन एनकोडेड एज अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स, राइट, सो और अ सीक्वेंस ऑफ अदर डेटा टाइप्स। जीन क्या होती है, तो जो आपका जो क्रोमोसोम है ना, उसके अंदर एक जो इंडिविजुअल एलिमेंट होता है ना, एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप जीन बोलते हैं। फंक्शंस हो गए, राइट, अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, तो एक फंक्शन को आप जीन बोल सकते हैं, एक वेरिएबल को, एक एट्रीब्यूट को आप जीन बोल सकते हैं। फिटनेस फंक्शन, जो इट्स अ फंक्शन दैट इवेल्युएट्स द क्वालिटी ऑफ ईच क्रोमोसोम, है ना, कि आपका जो क्रोमोसोम है, जो आपका सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, वो कितना फिट है, वो कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है, ये आपका फिटनेस फंक्शन करता है। देन सिलेक्शन, अभी सिलेक्ट होगा,
सो सिलेक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग क्रोमोसोम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन टू बिकम पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड ऑन देयर फिटनेस। जो जितना ज्यादा फिट होगा, राइट, आप उसको चूज करेंगे टू बी द नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स, टू बी द नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स। फिर आप क्रॉस ओवर करवाएंगे, राइट, आप दो ऐसे सॉल्यूशंस को जो कि अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से सही है, उनका क्रॉस ओवर करवाएंगे ताकि आपके पास एक नया सोल्यूशन या फिर एक नया क्रोमोसोम निकल कर आए, राइट। म्यूटेशन आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका जो जीन है ना, राइट, आप उसको रैंडमली अल्टर्ड कर देंगे ताकि आपके पास जो डाइवर्सिटी है वो पॉपुलेशन में आए, यानी कि आपके सोल्यूशन में डाइवर्सिटीज आए, राइट, एक जैसे सोल्यूशंस ना रहे। जनरेशंस, तो जनरेशंस क्या होती है, हर एक आइट्रेशन आपकी जीए की एक अपनी अलग जनरेशन बताती है। फाइन, तो ये आपका प्रोसेस हो गया। सबसे पहले आप लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे, राइट, क्रिएट एन इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ रैंडम क्रोमोसोम्स। उसके बाद आपका इवेल्युएशन होगा, राइट, आप फिटनेस चेक करेंगे, देन आप सिलेक्ट करेंगे जो जितना ज्यादा फिट होगा उसके एज अ पेरेंट सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर आप क्रॉस ओवर करवाएंगे दो का, देन उसके बाद म्यूटेशन होगा, आप किसी एक है ना म्यूटेशन करेंगे ताकि आपका किसी एक जीन का आप म्यूटेशन करेंगे ताकि आपका जो नया स्पीशीज है, जाके आपकी नया जनरेशन है, उसमें कुछ नया देखने को मिले। उसके बाद आपका रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेस सम और ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन विद द ऑफस्प्रिंग, और जो आपने नई चीजें लाई हैं उनके साथ आप जो पुरानी चीजें उनको रिप्लेस कर दें। उसके बाद आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। जब आपको आपका एक बेस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा तो आपका इस पूरी साइकिल का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि हम लोग बायो पढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से बायोलॉजी में आप लोग समझते हैं जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही आपका जेनेटिक एल्गोरिथम भी होती है। जिस तरीके से पेरेंट्स होते हैं, फिर वो बड़े होते जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि पुरानी जनरेशन नहीं है अब, हमारे जो दादाजी हैं या हमारे परदादा जो हैं वो लोग नहीं हैं अभी, राइट। तो इसी तरीके से जो जनरेशन होती है वो क्या होती जाती है, रिप्लेस होती जाती है बाय द न्यू जनरेशन। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो अनलॉकिंग द जेनेटिक एल्गोरिथम पोटेंशियल्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन है आपके पास, रॉबस्टनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पैरेललाइजेशन है, राइट, दो तीन चीजें आपकी एक साथ चल सकती हैं। नो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास वास्ट नॉलेज है। लिंक एनालिसिस, तो लिंक एनालिसिस क्या होता है, इज अ डेटा एनालिस्ट टेक्निक्स used to discover and visualize relationship between entities and data sets, right? तो it focuses on the connections। तो लिंक एनालिसिस में क्या होता है कि आपका क्या लिंक है ना, जो एंटिटीज है उनका आपस में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, जब आप उसको फाइंड आउट करते हैं तो उसको आप लिंक एनालिसिस बोलते हैं, राइट। बिटवीन ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, प्रेडिक्ट बिहेवियर, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, इन सब चीजों के लिए आप लिंक एनालिसिस करते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, लिंक एनालिसिस एम्फसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, राइट। तो आप लोग जब एनालिसिस करते हैं डेटा का, उसमें आप एक इंडिविजुअल के बारे में सब पढ़ते हैं, पर लिंक एनालिसिस में क्या करते हैं कि आप दो इंडिविजुअल्स में क्या रिलेशन है या फिर दो से ज्यादा रिलेशंस में आपस में क्या रिलेशन है, दो से ज्यादा एंटिटीज जो हैं आपके पास उनमें आपस में क्या रिलेशन है, आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग अ सोशल नेटवर्क नॉट जस्ट बाय इंडिविजुअल प्रोफाइल्स बट बाय हाउ दोज प्रोफाइल्स आर कनेक्टेड, राइट। दो जो प्रोफाइल्स हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, किन किन लोगों से कनेक्टेड हैं, उसकी हेल्प से जब आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो सोशल नेटवर्क है वो कैसा है इंसान का, तो उसको आप क्या बोलते हैं, लिंक एनालिसिस बोलते हैं। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स। लिंक्स वही आपका कनेक्शंस जो होते हैं आप उनको लिंक बोलते हैं बिटवीन द नोड्स। एट्रीब्यूट्स, किसी भी नोड की, है ना, किसी भी लिंक के बारे में, या तो किसी नोड के बारे में या फिर किसी लिंक के बारे में जो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको आप एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि हमारा स्टूडेंट था एंटिटी एक, तो उसकी अपनी अपनी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, आईडी होता है ना, नेम होता है, मोबाइल नंबर होता है, तो ये उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स है। और ये जो आपका स्टूडेंट है ये आपका एक नोड है, राइट। लिंक प्रॉपर्टीज, ये आपकी जो लिंक है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता चलता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके, क्या डायरेक्शन है, क्या वेट है। और नेटवर्क जो एक आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है नोड्स और लिंक्स का, उसको आप क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। Now see types of link analysis and data mining। सिक्योरिटी एनालिसिस, यहाँ पे आप सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, क्राइम प्रिवेंशन कर रहे होते हैं। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस एनालिसिस कर रहे होते हैं, किसका कितने ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न है।
साइटेशन एनालिसिस में आप लोग क्या करते हैं, साइटेशन पैटर्न्स को आप फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च के ट्रेंड्स को आप लोग देते हैं कि किस तरीके से रिसर्च चलती हुई आई है किसी पर्टिकुलर चीज पे। वेब एनालिसिस में आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं, हाइपरलिंक का एनालिसिस करते हैं। एंटिटी रेजोल्यूशन में आप लोग डेटा की इंटीग्रिटी देखते हैं, रिकॉर्ड मैचिंग करते हैं। फाइनेंशियल नेटवर्क एनालिसिस में आप लोग ट्रांजेक्शन का एनालिसिस देखते हैं, राइट, कि कहाँ से कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, किस स्ट्रीम पे फ्रॉड हो सकता था, किन जगहों पे फ्रॉड हुआ है, ज्यादा जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे आपका फ्रॉड हुआ है, या फिर कम ट्रांजेक्शन्स वाली जगह पे फ्रॉड हुआ, तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है, फाइनेंशियल नेटवर्क एनालिसिस में। आफ्टर दैट एप्लीकेशंस ऑफ एनालिसिस, आप कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, तो इट्स अ कोर टेक्निक फॉर नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग। सो लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में आप इसका यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से लिंक है ना, अगर फ्रॉड हुआ है, राइट, तो किस तरीके से हुआ है, क्यों चीजें यहाँ पर लिंक हो रही हैं, आप उसको फाइंड आउट करते हैं तब वो। फाइनेंशियल सर्विसेज, सोशल मीडिया एनालिसिस, मार्केटिंग एंड सेल्स, सप्लाई मैनेजमेंट चेन, हेल्थ केयर, नॉलेज मैनेजमेंट, इन सारी चीजों में हम लोग क्या करते हैं, लिंक एनालिसिस का यूज करते हैं, और जब इनका यूज करते हैं तो ये हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ लिंक एनालिसिस। सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप डेटा का कलेक्शन करेंगे, आफ्टर दैट आप डेटा का प्रिपरेशन करेंगे, क्लीनिंग एंड ऑल, एंड देन आप एक नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद आप एनालाइज करेंगे, देन आप विजुअलाइजेशन करेंगे, राइट, आपने एनालाइज किया, चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे कि किससे कहाँ डेटा फ्लो हो रहा है ना, क्या क्या लिंक है उनमें, इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप समझेंगे कि इन सारी चीज़ों से क्या हमें समझ में आ सकता है, और फिर उसके बाद आप उसमें से एक इंसाइट निकालने की कोशिश करेंगे जो कि आपका एंड गोल था ही। आफ्टर दैट आपके पास डिसीजन ट्री है, आप लोगों को पता ही है डिसीजन ट्री, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये आपकी रूट नोड होती है, राइट, ये आपकी इंटरनल नोड्स होती हैं, एंड आफ्टर दैट ये आपकी लीफ नोड्स होती हैं, राइट, तो मैंने सब कुछ समझा दिया, और ये आपकी ब्रांचेस होती हैं। फाइन, नाउ सी डिसीजन ट्री का प्रोसेस किस तरीके से होता है, आपका फीचर का सिलेक्शन होता है, राइट, आप किसी एक फीचर को सिलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप इस प्रोसेस को रिकर्सिवली करते रहते हैं जब तक कि आपका जो क्राइटेरिया है वो मीट ना हो जाए, एंड देन आप लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। आफ्टर दैट शुड डिसीजन ट्री बी यूज फॉर डेटा माइनिंग, राइट, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। तो इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक, राइट, इसमें कोई पैरामीटर्स की जरूरत नहीं होती है, यहाँ से आपको फीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, और इसके बाद आपकी फास्ट ट्रेनिंग है, जल्दी से आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस यही समझना है कि अगर राइट है तो ये वाला आपको स्टेप लेना है, रॉन्ग है तो ये वाला आपको स्टेप लेना है, यस या नो वाला, राइट। आप डाइवर्स डेटा को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, समझने में बहुत आसान होता है। आफ्टर दैट न्यूरल नेटवर्क्स, तो न्यूरल नेटवर्क्स आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, राइट, तो ये मशीन लर्निंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो इनकी हेल्प से ट्रेन होता है, राइट, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन ब्रेन के जैसा ही होता है, जिस तरीके से हमारा अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क का भी स्ट्रक्चर होता है। दे आर कंपोज ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर्स दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन डेटा, राइट। तो सपोज ये आपका इनपुट डेटा है, ये आपकी इंटरनल नोड्स हैं, राइट, हिडन लेयर आप उसको बोलते हैं, और उसके बाद आपको एक आउटपुट मिलता है, तो ये जितने भी है ना ये आपस में कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, ये आपकी हिडन लेयर 1 है और ये आपकी हिडन लेयर 2 है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो ये होता है आपका एक पूरा न्यूरल नेटवर्क। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। बायस क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन, हम ये इसको समझते हैं। तो बायस का आप स्टार्टिंग से समझें, सबसे पहले आपके पास कनेक्शंस होते हैं, राइट, तो ये आपके कनेक्शंस होते हैं, दीज आर योर कनेक्शंस। आफ्टर दैट आपके पास फॉरवर्ड प्रोपिगेशन न्यूरॉन्स, आपके इनपुट आउटपुट, ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं, राइट, आपके लेयर्स होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, ये मैंने आपको समझा ना। वेट्स और बायस होता है वो हमको समझना है। तो वेट्स जो होते हैं ना, आप लोग क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वेट्स। तो वेट्स जैसे कि आप यहाँ से इधर जाते हैं ना, राइट, आप हिडन लेयर की तरफ जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप कुछ वेट्स को ऐड करते हैं, राइट, इस फीचर के रिगार्डिंग कुछ वेट होते हैं जो कि आप ऐड करते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपका एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो कि आपके आउटपुट लेयर पर लग रहा होता है आपका आउटपुट गेन करने के लिए। ये टाइप्स ऑफ हो सकता है। सिग्मॉइड आपका जो है बाइनरी के लिए होता है, जब आपको 0 1 में या फिर येस नो में आंसर चाहिए होता है तो ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन होता है। उसके बाद अगर आपका जो आंसर है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जो आपके पास डेटा है उसके जैसा नहीं आया है ना, अलग अलग वैल्यूज है, आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो आपके एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर है, राइट, तो फिर आप क्या करेंगे, वेट्स में चेंजेस करेंगे। तो आपकी फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन होती है, राइट, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, वेट्स को चेंज करते हैं। तो आपको ये इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा, मैंने बस आपको इसका ओवरव्यू दिया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। और हाँ, ये जो एक साइकिल होती है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन की, इसको आप बोलते हैं इबोच। फाइन, तो अभी इसका हम प्रोसेस समझेंगे। और
आपको इसे समझने के लिए पूरा सब्जेक्ट है, राइट, न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग करके, तो वो आपको पूरा समझना होगा। इट इज एक इतनी सी वीडियो में इतना सा पोर्शन लेके मैं आपको इसको पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकती। हम प्रोसेस देखते हैं आपका। न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपकी इनिशियलाइजेशन होती है, राइट, आपने कुछ भी रैंडमली अपने वेट्स और बायस सेट कर दिए, उसके बाद आपका फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होगा, देन आप लॉस का कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपका बैकवर्ड प्रोपेगेशन होगा ताकि आप उन जो वैल्यूज हैं उनको जो है सेट कर सकें ताकि आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाए, राइट, ऑप्टिमाइजेशन में। और फिर आपके पास आइटरेशन होगा, आप इसको बार बार करेंगे। एडवांटेजेस आप लोग देखें, हाई एक्यूरेसी होती है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से होता है और ये अडॉप्ट भी दूसरी चीज़ों से बहुत अच्छे से कर सकता है। ये आपके एआई के एप्लीकेशन एरियाज हैं, आप इनको पढ़ लेना। नाउ सी एमबीआर, मेमोरी बेस्ड रीजनिंग। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि आप कुछ लर्न नहीं कर रहे होते हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो मॉडल होता है ना वो ट्रेनिंग डेटा से चीज़ें सीखता है, लर्न करता है, उसके बाद फिर वो टेस्ट डेटा पर जाता है और बताता है कि हाँ मैं नई नई चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। पर लेकिन आपका एमबीआर जो होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, वो चीज़ों को याद कर लेता है, वो मगअप कर लेता है, और जब भी आप पूछते हैं तो वो उस मॉडल के अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग, नॉट मॉडल, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो आपने फीड करवाया है वो आपको डेटा दे देता है ला करके, राइट। तो इट्स आर लेजी लर्निंग, फाइन। तो अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। हाउ टू इम्प्लीमेंट मेमोरी बेस्ड रीजनिंग। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस मैट्रिक को सिलेक्ट करें कि आपका जो डेटा है ना एक्चुअल में उसमें कितना दूरी है एक दूसरे से, है ना, कहीं वो बहुत फार तो नहीं कि पहले आपका 100 नंबर पे फिर आपको 200 नंबर पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी डेटा में। तो आपको डिस्टेंस मैट्रिक फाइंड करना है कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनमें कितना डिफरेंस है ना, क्या सिमिलैरिटी है क्या सिमिलैरिटी नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो नियरेस्ट नेबर है उसको डिटरमाइन करेंगे। आप उसके बाद ना प्रिडिक्ट वैल्यू करेंगे, जो आपको डेटा की वैल्यू आपको प्रिडिक्ट करनी है ना, राइट, उससे नियरेस्ट जो नेबर है आप उसको फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप डेटा को वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आप अपनी जो लेजी लर्निंग है उसको अप्लाई करेंगे और आपका जो रिड्यूस करेंगे फिर डेटा को, राइट, जितनी भी रिडंडेंसी है उसको कम करेंगे और उसके बाद आप जो वेट्स हैं आपके उनको असाइन कर देंगे। फाइन। मेमोरी बेस्ड रीजनिंग का ये आपका प्रोसेस है। आप ट्रेनिंग डेटा को स्टोर करें, डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करें, उसके बाद नियरेस्ट नेबर जो है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आप टारगेटेड वैल्यू को प्रेडिक्ट कर दें। सपोज आपको 100 का वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका जो डेटा है उसमें 101 पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू 99 है, राइट। तो ये डेटा के पास जाएगा और देखेगा 101 पे 99 होगा, 100 स्टोर नहीं है, तो वो क्या करेगा, इससे मिलती जुलती वैल्यू आपको ला करके दे देगा, जैसे कि आपको 99 भी दे सकता है या आपको 98 भी दे सकता है। फाइन। ये आपकी इसकी एडवांटेजेस हैं, सिंप्लिसिटी, नो ट्रेनिंग फेज, अडेप्टेबिलिटी, नॉन पैरामेट्रिक एंड हैंडल्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, राइट। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम में ये यूज़ होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में ये यूज़ होता है, इमेज रिकॉग्निशन में ये यूज़ होता है और फ्रॉड डिटेक्शन में ये यूज़ होता है। मतलब कि जितने भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं ना, जिसमें कुछ नया नहीं हो रहा, जो पहले से चलती आई हैं बस वही सारी चीज़ें, उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा वेयरहाउस आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जितना भी लार्ज वॉल्यूम का डेटा होता है उसको आप स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर जो फोकस होता है वो डेटा के स्टोरेज पे होता है, डेटा की क्वालिटी पर होता है और डेटा की इंटीग्रेशन पर होता है, राइट। इसमें आपके पास क्वेरीज होती हैं, आउटपुट में आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, इसके प्रोसेस में आपका ईटीएल आप यूज़ करते हैं, राइट। तो ये आपका वेयरहाउस का पूरा कॉन्सेप्ट था, है ना। और यहाँ पर आपका डेटा माइनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, डेटा में से हिडन पैटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं, ये आपका डेटा माइनिंग में होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें डिफरेंस आप यहाँ पर देखें कि आपका जो डेटा वेयरहाउस होता है वो आपको डेटा को प्रोवाइड करता है ना, पर लेकिन जो आपकी डेटा माइनिंग होती है वो आपके डेटा में क्या इंसाइट्स हैं, है ना, उसमें क्या वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो आपको वो देता है। वही आपका जो डेटा वेयर हाउस है वो आपको क्लीन और ऑर्गेनाइज डेटा प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आपका डेटा माइनिंग है वो उसमें से वैल्यूएबल इंसाइट्स को आपको प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। इस सब में इतना ही था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।